नमस्कार मित्रों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। यूपीपीसीएस का देखा है कि आप जानते हैं कि 14 मई को प्रीलिम्स प्रस्तावित है। उसकी स्ट्रेटजी में देखा जाए तो तीन चरणों का, तीन स्टेप का मुख्य रोल रहता है। पहला पीवाईक्यू, दूसरा एडवांस नॉलेज, तीसरा प्रैक्टिस। अगर पीवाईक्यू को आप बेहतर तरीके से, प्रबंधन तरीके से या बेहतर तरीके से नहीं समझेंगे तो आप मान के चलें यूपीपीसीएस में 150 क्वेश्चनों में से मान के चलें कि लगभग 30 के आसपास से लेकर 40 क्वेश्चन तक लास्ट ईयर क्वेश्चन हिट हो जाते हैं कहीं ना कहीं इस टॉपिक से कनेक्ट करके। तो आप ये माने कि यदि आपको 100 क्वेश्चन सही करना है और 30-40 क्वेश्चन वो आ रहे हैं जो लास्ट ईयर के पेपर से कहीं ना कहीं इंटरलिंक हो जाएंगे, तो जरूरत होता है कि पहले लास्ट ईयर के क्वेश्चन को बहुत आराम से एनालाइज किया जाए, कम से कम 5 से 10 साल का। तो मैं आपके सामने लेके आता हूँ पर डे, ध्यान रखना एक सेगमेंट पर, चाहे पॉलिटी हो, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सब पे मैं लेके आऊँगा। तो यूपीपीसीएस के जो प्रीलिम्स के पेपर हैं पीटी के, उन पे हम डिस्कशन करते हैं। उसमें जानते हैं कि यहाँ से प्रश्न और क्या बन सकता है, इसके बारे में भी जानेंगे। साथ में ये बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है, आप इससे लाभान्वित होंगे, ध्यान रखना, क्योंकि आप जानेंगे क्योंकि यहाँ से 30 से 40 क्वेश्चन मुझे कैसे टैकल करने हैं। बाकी जो 30-40 बचेंगे उस पर हम लोग काम करेंगे, राइट। तो आइए आज चलते हैं हम लोग 2016 की सीरीज को लेके। उसमें पॉलिटी के जितने क्वेश्चन आए हुए हैं उन पे हम लोग एक ओवरलैपिंग जल्दी से हम लोग डिस्कशन करेंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या है, ये प्रश्न का आंसर होने की वजह क्या है। क्योंकि जब भी आप प्रश्न पढ़ते हैं तो प्रश्न को पढ़ने से पहले उस टॉपिक को जानने का प्रयास कर लेते हैं कि भाई इस टॉपिक जो आया है, इस टॉपिक से और भी कैसे प्रश्न बन सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, दिखेगा क्या लिखा है। नॉर्मल सा प्रश्न है, इसके लिए कुछ नया करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यूपीपीसीएस आज भी फैक्चुअल क्वेश्चनों पर क्या करता है, बात कर लेता है लगातार। उसने 2018-19 के बाद आसपास क्या हुआ, अपने एक स्ट्रक्चर को चेंज करने का प्रारंभ किया। तो ये जो प्रश्न है आर्टिकल से है, ये नॉर्मल आर्टिकल है, इनके लिए कोई ग्रंथ पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब आप डेली बेसिस पर तैयारी करते हैं तो कुछ आर्टिकल आपके दिमाग में बार बार आते रहते होंगे, उन्हीं को दिमाग में कैप्चर करना है, राइट। क्या लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सब लोग जानते हैं, पार्ट नंबर 20 में ध्यान रखना 368 के अंतर्गत क्या है, ये है। तो ये मैचिंग का क्वेश्चन था नीचे, लेकिन उसको मैंने नहीं लिखा क्योंकि क्या फायदा लिखने से, डायरेक्टली क्वेश्चन हम ऐसे ही कर लेंगे। फाइनेंस कमीशन के बारे में जानते हैं कि जो वित्त आयोग है हमारा, वो कहाँ पर है, 280 में है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय इमरजेंसी, आप जानते हैं 360 में है, भाग नंबर 18 के बीच में 352, और बाकी जो 356, 360, इसके बारे में आप जानते हैं कि इमरजेंसी है। और इंडियन और ऑल इंडिया सर्विस के बारे में हम जानते हैं 312 में है। तो दैट इज योर आंसर। ए का 368 है, बी का यहाँ पे आर्टिकल 280, एंड सी का 360, एंड ऑल इंडिया 312। दैट इज ये जो क्वेश्चन है फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसके लिए कुछ नया करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। सार्क्रिया कमीशन वाज सेटअप ऑफ द रिव्यू ऑफ द रिलेशन बिटवीन, जो सरकारी का जो आयोग की स्थापना किया था, ध्यान रखना 1983 में जून में, उसने अपनी रिपोर्ट को पेश किया 1988 में, और उसने 243 रिपोर्ट को पेश किया था, 180 रिपोर्ट जो है स्वीकार कर ली गई थी। ये क्या था, हमारे यहाँ इंडिया का फेडरल सिस्टम है। फेडरल मतलब हमारे यहाँ स्टेट को और सेंटर को कुछ पावर डिस्ट्रीब्यूट कर रखी हैं। उसमें फिर यहाँ समस्याएं पैदा होती रहती हैं कि केंद्र राज्य के बीच में संबंध कैसे मधुर बनाया जाए। और संबंध मधुर बनाने के लिए हमने जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश ध्यान रखना रणजीत सिंह सहकारिया, उनको एक अध्यक्षता के ध्यान रखना एक कमेटी गठित किया गया कि आप हमें सजेशन दीजिएगा कि इस प्रकार ध्यान रखना केंद्र राज्य के बीच में डिस्प्यूट होते रहते हैं, वो समस्या जो पैदा होती हैं, ध्यान रखना उनको कैसे आराम से समाधान किया जाए उनका, उसके लिए सुझाव बनाया गया। तो ये नॉर्मल आपसे यही पूछ रहा है कि सहकारिता कमीशन किससे संबंधित था, डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो नॉर्मली कह सकते हैं केंद्र राज्य के बीच में जो संबंध थे उनको बेहतर करने के लिए सहकारिता कमीशन की स्थापना की गई, जिसने 1988 में ध्यान रखना में रिपोर्ट को पेश किया गया, और 247 रिपोर्ट को उसने रिप्रेजेंट किया कि भाई ये होना चाहिए, बट 180 रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया। इसी सजेशन पर ही अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना कर दी गई। ये बाकी कहानी हम लोग बीच में पढ़ते रहेंगे, पूरी फिल्म अगर बनाएं तो इसी क्वेश्चन पर हम लोग 1 घंटा निकाल सकते हैं आराम से। बट अब हमें क्वेश्चन करने का प्रयास कर लेते हैं, इसका आंसर क्या होगा। तो आपका आंसर क्या है, यहाँ पे द सेंटर स्टेट के बीच में आपस में जो चीजें हैं उनको करने के लिए यहाँ से किया गया। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। यहां से लिखा है कि द स्टेट फाइनेंस कमीशन इज अ लीगल बॉडी और नॉन स्टेटरी बॉडी एंड कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। देखिएगा जो चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में, ध्यान रखना मैंने कहा कई प्रकार की बॉडी होती है, संवैधानिक होती है, सांविधानिक होती है, ध्यान रखना। तो इनमें हम लोग डिबेट भी करेंगे, समझेंगे, थ्योरी लेके आऊंगा आपके सामने। लेकिन बट ये कहता है आर्टिकल 243 क्या कहता है, ध्यान रखना कि प्रत्येक 5 साल के बाद हम स्टेट फाइनेंस कमीशन की स्थापना करेंगे। तो ये आर्टिकल डिफाइन कर रहा था, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। तो यदि जो आर्टिकल में डिफाइन है तो उसे हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी कहते हैं, ध्यान रखना। तो दैट इज योर आंसर इज सी। एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 4,
भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में तहत संसद अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी करने के लिए राज्य सूची विषय पर कानून बना सकती है? देखिए, आई थिंक हमारे पास जो सूची होती है 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट इज संघ सूची, दैट इज यूनियन लिस्ट, एंड सेकेंड इज स्टेट लिस्ट, एंड थर्ड इज कंकरेंट लिस्ट। इसको हम लोग समवर्ती सूची कहते हैं। यहाँ राज्य का अधिकार, केंद्र का अधिकार है, यहाँ राज्य का अधिकार है, यहाँ ध्यान रखना दोनों का मिलकर, लेकिन सर्वोच्च आप जानते हैं किसका रहता है। तो यहाँ डिफाइन अगर हम लोग किया जाए तो आर्टिकल 253 के तहत क्या है, डिफाइन किया गया है कि केंद्र सरकार किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ है, मान लीजिएगा अमेरिका से, जापान से, फ्रांस, किसी भी हुआ है, तो वहाँ पूरे देश में क्या होता है, लागू होता है। तो उसके लिए जो भी समझौता हुआ है, क्या इंप्लीमेंट करना है, क्या कानून बनना है, क्या बनेगा, उसके लिए केंद्र क्या प्रतिबद्ध है। ऐसे तो नहीं कि अमेरिका से कोई समझौता करके आ गए मोदी जी और यूपी वाले कह रहे हैं भैया हमें नहीं चाहिए, पसंद ये, तो उसके लिए कानून बना सकती है, उसका अधिकार है, राइट दिया गया केंद्र सरकार को, ध्यान रखना कि वो उसके लिए समझौते के तहत कुछ भी करे, वो प्रावधान कर सकती है। तो आर्टिकल 243 क्या करता है, इसकी बात को डिफाइन करता है। दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्चुअल, इसमें कुछ करना नहीं था, डायरेक्टली फैक्ट याद रखना है, कुछ भी नहीं करना है इसमें, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 5 की तरफ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग की प्रावधान है? नॉर्मली बातें देखिएगा आप, जैसा कि जानते हैं कि हमारे पास इलेक्शन कमीशन की स्थापना की गई, जैसा कि आपको सब नॉर्मल पता ही है कि हमारे यहाँ हर प्रत्येक वर्ष में 5 साल बाद चुनाव होते हैं। तो चुनाव कराएगा कौन, चुनाव कराया कैसे, चुनाव करने की प्रक्रिया क्या होगी, चुनाव में करने का एक स्ट्रक्चर क्या होगा, इन सब के लिए हमने एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी की स्थापना कर दी जो समय समय पर प्रतिबद्ध तरीके से चुनाव को कराता रहेगा। क्योंकि इंडिया में क्या डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में पावर कहाँ होती है, जनता में होती है। तो जनता ये तो है नहीं कि हाथ खड़े कर देगी, जनता कैसे मतदान करे, ध्यान रखना, जिस तरीके से सरकार का चयन हो जाए। तो उस चयन करने के लिए 2 तरीके हैं, तो प्रत्यक्ष तरीका, एक अप्रत्यक्ष तरीका। अब जनता ये तो है नहीं कि पर्ची डाल के भेज दे, मोबाइल में भेज दे, पहले सब स्ट्रक्चर नहीं था, ध्यान रखना। आज के समय में हम लोग इस इलेक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से, भैया घर बैठ के भी आप मतदान कर सकते हैं, ध्यान रखना। ऊपर से अगर मान लीजिएगा यहाँ मतदान कैसा रखा, गुप्त रखा गया, तो उसके लिए प्रबंधन करना पड़ेगा। तो आर्टिकल यही कहता है 324 से लेकर 329 के बीच में कि एक हमारे देश में क्या होगा, निर्वाचन आयोग होगा, इलेक्शन कमीशन होगा, जो समय समय पर, ध्यान रखना, 5 साल के बाद प्रत्येक तरीके, ध्यान रखना, चुनाव कराता रहेगा। वो प्रतिबद्ध रहेगा, वो किसी के लिए निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराएगा। वो बहुत सारी बातें हैं, इसमें हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे, बट दैट इज योर आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 6, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया, भारत सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल अवसंरचना के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, ध्यान रखना। जैसा कि मानते हैं कि कई बार गोलकनाथ केस आए, बहुत सारे केस यहाँ से आए थे, ध्यान रखना। तो अंत निचोड़ निकलने के बाद केशवानंद भारती केस आता 1973 में। ये कई तरीके से प्रस्तावना में आप इसको पढ़े होंगे कि प्रस्तावना में 2 प्रश्न बन जाते हैं कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग अमेंडमेंट कर सकते हैं या नहीं। दूसरा प्रश्न बनता है कि क्या प्रस्तावना प्रेम्बिल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, ध्यान रखना। इन दोनों पर जब विस्तार से आप पढ़ेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में, ध्यान रखना, यहाँ से केशवानंद भारती 1973 में, ध्यान रखना, केस को दिया। सबसे बड़ी अदालत जो 13 लोगों की यहाँ बैठी थी, ध्यान रखना, अभी भी सबसे बड़ी है। तो इन्होंने डिपेंड किया कि कॉन्स्टिट्यूशन के मेन पार्ट में हम लोग चेंज नहीं करते, जिसका थीम क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन का थीम क्या है, सभी को न्याय मिले, सभी को अधिकार मिले, सबको समानता मिले, सबको अवसर मिले, यही तो थीम है। ये चेंज नहीं करनी है, लेकिन इसमें कुछ सुधार वाली भावना है तो उसको चेंज कर सकते हैं। यानी कह सकते हैं नींव चेंज नहीं करनी है, मकान पे कुछ भी खड़ा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इसका एक विवाद था। उस विवाद को केशवानंद भारती ने मूल संरचना के रूप में, ध्यान रखना, डिफाइन किया। इसलिए मूल सिद्धांत का फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिफाइन किया कि मूल सिद्धांत में कौन कौन चीजें आएंगी, वो बहुत सारी बातें, उसको हम लोग पढ़ेंगे, बट दैट इज योर आंसर इज डी। एंड क्वेश्चन नंबर 7, अनुच्छेद 249 के खंड 1 के तहत पारित संकल्प अधिक से अधिक कितने अवधि के लिए, नॉर्मल क्वेश्चन है, तो दैट इज योर आंसर इज डी, 1 ईयर। एंड आफ्टर दैट, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज इज द प्रोविजन ऑफ पंचायत राज सिस्टम। तो आई थिंक यू नो कि 9 के ए में क्या है, पंचायत राज की व्यवस्था की गई है, तो दैट इज योर आंसर इज, ध्यान रखना, 9 ए, एंड आंसर इज 9। पंचायत राज सिस्टम बाद अडॉप्ट बाय, तो देखिए मेक पीपल अवेयर पॉलिटिक्स, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। हमारे देश में जब यहाँ लोकल गवर्नमेंट की स्थापना, जैसा कि आप जानते हैं, 73 अमेंडमेंट के माध्यम से और 74 अमेंडमेंट के माध्यम से की गई थी, ध्यान रखना, 1992 में। तो इसका मतलब क्या था, ध्यान रखना, हमारे पास सेंटर बैठा हुआ है, यहाँ पे स्टेट बैठा हुआ है, तो लोकल की स्थापना क्यों करें? क्योंकि जो यहाँ पीएम बैठा है वो पीएम भी जनता का, ध्यान रखना, चुना गया व्यक्ति, चाहे हालांकि डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली तरीके से, लेकिन जनता की डिमांड क्या क्या है, जनता की समस्याएं क्या क्या है, जनता वर्क कैसे करेगी, यहाँ समस्या का निराकरण कैसे होगा, समाधान कैसे होगा, इसके लिए हमें क्या करिए, एक लोकल बॉडी की रिक्वायरमेंट पड़ी। उस लोकल बॉडी की रिक्वायरमेंट को हमने क्या कह दिया, पंचायत सिस्टम कह दिया। इसका मतलब था कि एक व्यक्ति अगर घर का विकास करेगा तो एक देश का विकास हो रहा है। तो घर के विकास के लिए मतलब विकेंद्रीकरण करना, चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करना, चीजों को बेहतर तरीके से करना। यानी इसका एक ही अर्थ है कि लोकतंत्र की शक्ति को विकेंद्रीकरण करने के लिए हमने पंचायत राज सिस्टम को अडॉप्ट किया। यही क्वेश्चन आपसे पूछा है। डायरेक्टली ऐसे ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो आप आराम से टैकल कर पाएंगे। पॉलिटी एक ऐसा सेगमेंट है, ध्यान रखना, कि आप बहुत कम समय में अच्छे नंबर ला सकते हैं, ये डेफिनेटली है। आगे चले,
विच इज द कंसिडर एज द आर्टिस्ट ऑफ द पंचायत राज ऑफ इंडिया। नॉर्मली बात है कि जो वास्तुकार है पंचायत राज सभा का, जो पंचायत की स्थापना जो वास्तुकार है, जो जिसने इसके बारे में थीम बनाई, तो आप जैसा कि जानते हैं कि बलवंत राय मेहता की समिति के द्वारा 1957 में यहाँ से पंचायत राज सिस्टम की नींव रखी, जिसमें 2 अक्टूबर 1959 को नागौर से पंचायत राज सिस्टम की राजस्थान से स्टार्टिंग कर दी गई। बाकी बहुत सारी समितियाँ, अशोक मेहता समिति आई, अंत निचोड़ निकल गया, हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ा। तो ये पूरी कहानी है, बट आंसर इज बी आर मेहता, बलवंत राय मेहता इसके वास्तुकार हैं, जिसने एक नींव रखी थी पंचायत राज सिस्टम की। आफ्टर दैट यहाँ से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आता है, देखिए ये जबरदस्त क्वेश्चन है, यहाँ मजा आता है पढ़ने में। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 32 को इसकी आत्मा के रूप में, वेरी गुड, सही बात है। कोई दिक्कत आएगी अधिकारों के प्रति, आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं डायरेक्टली, ध्यान रखना। तो यानी ये क्या है, यहाँ संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया, बिल्कुल सही बात है, इसका जो पहला पॉइंट है। नंबर 2 क्या है, रीजन, इसका कारण, अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकार के उल्लंघन के खिलाफ प्रभावी उपाय प्रदान करता है। बिल्कुल ठीक बात है भैया, ये आर्टिकल 32 जो है, जो तुम्हारे मौलिक अधिकार हैं, जो यहाँ 15 से लेकर बाकी के बीच में, उनके अतिरिक्त कोई तुम्हारा दुरुपयोग करता है, कोई सरकार करती है, तो आप डायरेक्टली कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। दोनों ही बात ठीक है, तो यानी आप इसमें क्या ठीक करेंगे, दोनों ही राइट हैं, तो दैट इज आंसर इज ए। लग रहा है बहुत जल्दी से, देखो हम लोगों ने किसी तरह से टैकल कर लिया। अगला पॉइंट यहाँ से बात कर लेते हैं, रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स इन पंचायत इलेक्शन फॉर द शेड्यूल कास्ट सेल नॉट, देखिए कहाँ नहीं है, तो आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। देखिए रिजर्वेशन देने का पर्पस ये था कि जहाँ एससी समुदाय के लोग रहते हैं वही तो दिया जाएगा, और जब वहाँ एससी के लोग नहीं होंगे कम्युनिटी में तो कैसे दिया जाएगा, तो दैट इज योर आंसर इज सी। इसको नॉर्मल तरीके से आप पढ़ लेना, ध्यान रखना, क्योंकि 243 का जो 243 का डी पार्ट है, 243 का डी यही कहता है, जो रिजर्वेशन के बारे में डिफाइन कर लेता है। और डिफाइन करने का मतलब है कि जहाँ एससी कम्युनिटी होगी वहीं रिजर्वेशन जाए, जब वहाँ है ही नहीं तो क्या फायदा वहाँ देने से, ध्यान रखना। इसलिए दैट इज योर आंसर इज सी। एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायत के संरचना के संबंध में प्रावधान करता है। देखिए नॉर्मली बात समझिएगा, जो पंचायत राज सिस्टम है स्टेट का विषय है, ध्यान रखना। स्टेट चुनाव कराएगा, स्टेट सब कुछ करेगा, तो यहाँ पे स्टेट में कौन होता है, स्टेट में जैसे सेंटर में लेजिस्लेचर पार्लियामेंट होती है, ऐसे ही स्टेट में लेजिस्लेचर असेंबली होती है, विधानसभा मंडल या विधानसभा होती है। तो यानी लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, राज्य की विधानमंडल इसमें प्रावधान करेगी, कब क्या चीज़ें करनी है, कैसे कैसे चलनी है, क्या चेंजिंग होना है, ये राज्य का विषय है। इसलिए राज्य का जो विषय होगा वो राज्य विधानमंडल में डिस्कशन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14, भारत में एक नए राज्य बनाने के लिए उद्देश्य से किस विधेयक को पास, नॉर्मली बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, सिंपल मेजोरिटी से इसको हम लोग पास कर लेते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि पार्लियामेंट में नए कानून कैसे बनते हैं, राज्य कैसे बनते हैं, नाम चेंज कैसे होता है, प्रावधान चेंज कैसे होता है, इसका एरिया कैसे चेंज होता है, ये पूरी कहानी इसको हम लोग टैकल करेंगे। यहाँ से करने के कई तरीके होते हैं, सिंपल मेजोरिटी होता है, 2/3 मेजोरिटी होता है, 2/3 प्लस आधे राज्यों की सहमति से होता है। तो विधेयक जो है 3 प्रकार के होते हैं, समझेंगे इसको 1 बाय 1 करके। अभी टॉपिक के साथ इसमें हम लोग कंसेप्ट लेके आऊंगा, वहां समझाऊंगा, बट दैट इज आंसर इज बी। एंड भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है, ध्यान रखना। नॉर्मली बात है, मौलिक अधिकारों में संशोधन जो कर सकता है वो पार्लियामेंट ही कर सकती है, क्योंकि पार्लियामेंट ही करने का पर्पस है कि वही कानून को बनाती है, इसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं है, क्योंकि मौलिक अधिकार किसी राज्य के नहीं है, मौलिक अधिकार केंद्र के साथ पूरे इंडिया के एक जैसे हैं। ऐसा नहीं कि बिहार के अलग हैं और यूपी के अलग हैं, इसलिए एक है और एक कहाँ होता है, पार्लियामेंट में, वहाँ लेजिस्लेचर, ध्यान रखना, स्टेट की अलग होती है, सेंटर की अलग होती है। इसलिए दैट इज योर आंसर इज सी। आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू द इंडियन फॉरेन पॉलिसी, नॉर्मली बात है जो हम लोग यहाँ से आराम से समझ सकते हैं कि ये जो फॉरेन पॉलिसी है, नॉर्मली आर्टिकल 51 के बारे में जो डीपीएसपी उसके बारे में डिफाइन करती है, इसमें कुछ क्वेश्चन का कोई मजा है नहीं। लास्ट पॉइंट इज क्वेश्चन नंबर 17, कैग के बारे में आप जानते हैं कि नॉर्मली बात है कितना 140 में आता है, फाइनेंस कमीशन के बारे में हम जानते हैं 280 में आता है, एडिशनल ट्रिब्यूटरी 323 जो हमारी अधिकरण है उसमें आता है, यूनियन पब्लिक सर्विस 315 में आता है। ये ऐसे क्वेश्चन तुमको देखने को मिल रहे होंगे, ध्यान रखना, जो फैक्चुअल है। तो अब ये प्रश्न बन जाता है कि भैया हमने 2016 का किया, 17 का भी करेंगे, 18 का भी करेंगे, 19 का भी करेंगे, सबको करने के बाद मैं आपके सामने फिर एक पॉइंट बताऊंगा कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक है जहां से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अगले क्वेश्चन में हम ये बताएंगे जो रिपीट हो रहा है, उस रिपीट में क्या रिपीट किया है, क्या सेम इस क्वेश्चन आया है या उस टॉपिक से आया है या कुछ चेंज होके आया है। इन सब की मूल प्रवृत्ति के आधार पर हम लोग तैयारी करेंगे। ऐसा करने से आपके जो लास्ट के क्वेश्चन है वो बिल्कुल टैकल हो जाएंगे, क्योंकि उसकी वजह क्या है, जब आप लास्ट के क्वेश्चन को बेहतर तरीके से पढ़ लेंगे मेरे दोस्तों, प्रत्येक ईयर का सब्जेक्ट वाइज पढ़ लेंगे, हिस्ट्री का अलग, पॉलिटी का अलग, ज्योग्राफी का अलग, इकोनॉमी का अलग, तो उससे क्या तुम्हारे दिमाग में पिक्चर सी बननी स्टार्टिंग हो जाएगी। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग करते हैं अगले स्टेप में करेंगे बात। ऑल द बेस्ट। कैसी लगा एक सेगमेंट एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।